आज आपको हम प्रीवियस ईयर का सीयूटी का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल में, इसका हम एनालिसिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इन ए कंट्री एट एनी टाइम द पॉपुलेशन हैज़ द सेम नंबर ऑफ यंग्स एंड मेच्योर वंस, व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ डज इट रिफ्लेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश में एनी टाइम माने किसी भी समय द पॉपुलेशन ऑफ द सेम पॉपुलेशन हैज़ द सेम नंबर ऑफ यंग, अर्थात जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज के लोग हैं इनकी आबादी और मेच्योर वंस अर्थात रिप्रोडक्टिव स्टेज की जो पॉपुलेशन है दोनों में बिल्कुल क्या है समानता, अर्थात एक जैसे हैं, सेम है। जब दोनों सेम होंगे तो वहाँ की जो पॉपुलेशन होगी वो कैसी होगी, इसको हम किस तरह के ग्राफ से या किस तरह के पिरामिड से दर्शाएंगे। तो यहाँ पूछा गया है, पहला विकल्प है एक्सपेंडिंग। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो एक्सपेंडिंग होता है इसमें क्या होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव अर्थात जो यंग्स होते हैं इनकी पॉपुलेशन सबसे अधिक होती है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव, इसके बाद फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव अर्थात अगर इस तरह की कोई पॉपुलेशन है जहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ की जो पॉपुलेशन होगी वो कैसी होगी, एक्सपेंडिंग होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात एक्सपेंडिंग में यंग और मेच्योर दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, इसमें यंग्स ज़्यादा होंगे और मेच्योर इनकी तुलना में कम होंगे, अर्थात रिप्रोडक्टिव स्टेज जो होगी वो प्री रिप्रोडक्टिव से कम होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो हमारा है वो बिल्कुल सही नहीं होगा, तो इसे हम नेगलेक्ट करते हैं। ऑप्शन 2 की तरफ चलते हैं। इसमें जरा डिक्लाइनिंग अर्थात डिक्लाइनिंग कब मानी जाती है, जब जो यंग्स हैं इनकी पॉपुलेशन कम हो और जो मेच्योर है अर्थात जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में है इनकी पॉपुलेशन अधिक हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉपुलेशन है और इसमें जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वो भी कम है, अर्थात इसमें जो सबसे अधिक है वो है रिप्रोडक्टिव स्टेज की, अर्थात इस तरह की जो आबादी होगी वो डिक्लाइन हो जाएगी क्योंकि इसमें यंग की संख्या कम है, रिप्रोडक्टिव की संख्या ज़्यादा है। तो यंग की जब कम होगी तो ये जो पॉपुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, अर्थात ये भी स्टेबल नहीं होगी। स्टेबल तभी मानी जाएगी जब दोनों की बराबर हो, अर्थात प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लगभग अगर बराबर होगी तो मैं मान लूँगा कि जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहेगी, न घटेगी न बढ़ेगी। तीसरा दे रहा है कि पॉपुलेशन हैज़ द सेम नंबर ऑफ यंग्स एंड मेच्योर, अर्थात जो मेरा विकल्प है वो तो स्टेबल मिल गया मुझे यहीं पे, क्योंकि यंग्स और मेच्योर की जो पॉपुलेशन है वो दोनों के लगभग सेम है। तो वहाँ पर जो पिरामिड बनेगा वो किस तरह का बनेगा, स्टेबल बनेगा, अर्थात जो पॉपुलेशन होगी वो वहाँ पर क्या होगी, स्टेबल पॉपुलेशन होगी। समझ गए। और इस स्टेबल पॉपुलेशन को हम लोग यहाँ से विकल्प में सी है, इसलिए यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, सही कर दिया। अर्थात आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो स्टेबल है वो बिल्कुल सही है, नो डाउट्स। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन कोएग्जिस्ट, अर्थात दो बिल्कुल संबंधित जो स्पीसीज हैं वो एक साथ रह सकते हैं इनडेफिनेटली, अर्थात ये हुआ कि अनिश्चित काल समय तक दो जातियाँ एक साथ रह सकती हैं। एंड वायोलेट द गॉस कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, अर्थात और ये जो गॉस का प्रिंसिपल है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल इसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि गॉस के अकॉर्डिंग ये है कि भाई कोई भी जातियाँ जो है वो क्लोजली रिलेटेड है तो वो एक अनिश्चित काल तक एक साथ वो नहीं रह सकती हैं, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी की प्रजाति होती है वो इन्फीरियर क्वालिटी की प्रजाति को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, अर्थात डिसअपीयर कर देती है, विनाश की तरफ उनको ले जाती है, और वो जो डोमिनेंट होगा वो सर्वाइव करता है अकॉर्डिंग टू गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि वो एक साथ रह सकते हैं, तो किस कंडीशन में रह सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि एलिमिनेटिंग द इन्फीरियर स्पीसीज,
अगर एलिमिनेट कर रही है तो वो वायलेट नहीं कर रही है, गॉस प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल यही कहता है कि दो जातियाँ अनिश्चित मतलब क्लोजली रिलेटेड हैं, वो तो अनिश्चितकालीन तक एक साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन तो जो पहला ऑप्शन है वो यही कह रहा है कि एलिमिनेटिंग द इन्फीरियर स्पीसीज, अर्थात जो सुपीरियर स्पीसीज है वो इन्फीरियर स्पीसीज को क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी, अर्थात ये फॉलो कर रही है, वायलेट नहीं कर रही है। दूसरा दे रहा है रिसोर्स जो पार्टीशनिंग, अर्थात जो रिसोर्स है इनका अगर बंटवारा कर दिया जाए तो वो जातियाँ एक साथ रह सकती हैं अनिश्चितकालीन तक। तो ये विकल्प सही लग रहा है कि अगर इनके जो रिसोर्स हैं अगर इनको बांट दिया जाए तो यह लंबे समय तक, अनिश्चितकालीन समय तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर रिसोर्स नहीं बांटे जाएंगे तो जो सुपीरियर क्वालिटी के स्पीसीज है वो इन्फीरियर क्वालिटी के स्पीसीज को एलिमिनेट कर देगी, अर्थात आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं, और भी विकल्प इसमें है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर सिम्बायोटिकली, जब एक सेम रिसोर्स के लिए दो जातियां होंगी तो वो सिम्बायोटिकली नहीं सकती क्योंकि वो आपस में कंपटीशन करेंगी, इसलिए ये भी विकल्प जो है वो वायलेट नहीं करता, बिल्कुल सही है। और चौथा है चेंजिंग द एरिया ऑफ ग्रेजिंग, अगर हम एरिया चेंज कर देंगे ग्रेजिंग का तो ऐसा नहीं है कि नहीं वो लंबे समय तक रह पाएंगे, रिसोर्स एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपस में उनके साथ ये समस्या होने वाली है कि वो जो सुपीरियर स्पीसीज है वो इन्फीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देगी। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ही सही है इसका। आगे अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा इसके बारे में देखते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ, कहा जा रहा है जो खनिजीकरण की प्रक्रिया है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ, वो किस में मदद करती हैं। तो मिनरलाइजेशन की अगर आपने डेफिनेशन याद हो तो इसका मतलब ये होता है कि मिनरलाइजेशन इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अर्थात जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, ठीक है ना, इनको तोड़ना, डिकम्पोज करना, किसके द्वारा, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इससे होता है क्या, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और इनसे क्या निकलता है मिनरलाइजेशन के प्रोसेस में कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करते हैं, जैसे मैं नाइट्रोजन कर दूँ, फास्फोरस कर दूँ, सल्फर कर दूँ, इटसी, तो इनको वो रिलीज करते हैं। और इसके बाद तो अब इस विकल्प में आप देखिए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दिया हुआ किसी में, ऑप्शन 1 में दे रहा है कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिट्रियस, अर्थात बिल्कुल सही दिया हुआ है, एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। इसका मतलब ये हुआ कि इस विकल्प में जो हमारा आ रहा है वो ऑप्शन ए सही आ रहा है, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिट्रियस एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। तो इस हिसाब से जो विकल्प दिया हुआ है इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि स्पष्ट है मिनरलाइजेशन की डेफिनेशन कह रही है कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको, उसमें से क्या करना है कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करना है। तो रिलीज़ करने की बात हो रही है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन नंबर 1 में, किसी और में है, ऑप्शन नंबर 3 में भी है, लेकिन फ्रॉम ह्यूमस नहीं बल्कि फ्रॉम डेट्रियस या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर से। तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, बिल्कुल सही है, नो डाउट्स। तो आप ऑप्शन नंबर 1 को सही कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्या करा क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान समझिए। इन विच इकोसिस्टम इज़ द बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर ग्रेटर देन प्रोड्यूसर, अर्थात किस इकोसिस्टम में जो प्राइमरी कंज्यूमर है इनका जो बायोमास है वो प्रोड्यूसर से ज़्यादा है। आप अगर देखेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1, तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पेड़ होते हैं उनका जो जीव भार होता है, बायोमास होता है, उन पर रहने वाले प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से अधिक होता है। जब इनका अधिक होगा तो इसका जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, अर्थात निश्चित रूप से जो ऑप्शन 1 है वो तो सीधा बनने का मतलब ये हुआ कि उसमें जो कंज्यूमर है वो
प्रोड्यूसर से अधिक बायोमास में नहीं होंगे। इसका मतलब ऑप्शन ए जो हमारा वो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जा रहा है कि जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर का बायोमास प्रोड्यूसर से अधिक हो, तो फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। फॉरेस्ट में जो बायोमास होता है वो प्रोड्यूसर का अधिक होता है प्राइमरी कंज्यूमर से। दूसरे वाले में अगर हम देखें ग्रासलैंड, तो इसमें भी सेम पोजीशन होती है, यही कंडीशन होती है। डिज़र्ट में अगर हम देखें तो इसमें भी यही होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं इनका बायोमास इन पे आश्रित, इन पे डिपेंडेंट प्राइमरी कंज्यूमर से अधिक होती है। जबकि अगर मैं अगर देखूं जलीय इकोसिस्टम, अर्थात अगर वाटर की मैं बात करूं, जैसे इसमें सी दिया हुआ है, तो जलीय इकोसिस्टम में क्या होता है कि जस्ट अपोजिट होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जली में जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या डायटम्स हैं, इनका जो बायोमास होता है, जो शाकाहारी मछलियां हैं जो उनको खाती हैं उनसे कम होता है। इसका मतलब डायटम्स या फाइटोप्लैंक्टन्स का जो बायोमास है वो कम होता है इन कंपेरिजन ऑफ मछलियाँ, शाकाहारी मछलियाँ। इसलिए इसका जो पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका है वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि इसमें जो होता है प्रोड्यूसर का बायोमास इसमें जो कंज्यूमर का बायोमास प्राइमरी प्रोड्यूसर से, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर हैं इनका बायोमास प्राइमरी कंज्यूमर से कम होता है। इसलिए ये आपका बिल्कुल जो विकल्प होगा वो 4 सही होगा। तो यहाँ पर आसानी से आप ऑप्शन 4 पे टिक लगा सकते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, इंटर स्पेसिस रिलेशनशिप, इसके बाद दे रहा है लिस्ट 2 में दे रहा है। आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा, फीचर्स दे रहा है, अर्थात इनको मैच करना है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, मैच करना है। चलिए मैच करते हैं, देखते हैं क्या कैसे मैच हो रहा है। देखिए दे रहा है कमेंसलिज्म। अब आपको पता होना चाहिए कमेंसलिज्म में क्या होता है कि अगर दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप है और एक को क्या हो रहा है उसमें प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, न प्रॉफिट न लॉस, तो कमेंसलिज्म में एक को प्रॉफिट है दूसरे को न प्रॉफिट न लॉस। क्या इसमें कोई विकल्प आपको दिख रहा है? देखिए वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, नहीं, वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर रिमेन अनइफेक्टेड। अर्थात आप ए का 4 लगा लीजिए। ए का कौन सा लगा लेंगे? 4। अर्थात आप मिलाते चले, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। जो ए होगा इसका विकल्प 4 से मैच कर लेगा। किससे कर लेगा? ए का 4 से, अर्थात ए का 4 हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म ये कहता है, ध्यान समझिएगा, म्यूचुअलिज्म ये कहता है कि दोनों को लाभ हो, दोनों को बिल्कुल लाभ होना चाहिए, अर्थात बोथ द स्पीसीज आर बेनिफिटेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है, बी का कौन सा सही हो जाएगा? 3। तो आप क्या करेंगे, बी का 3 पे मिला लेंगे। बी का क्या हो जाएगा? 3। बी का आप मिला लो 3 वाले से, ठीक है, बी का 3 वाले से मिला लो। आगे आ जाओ, ए का 4 बी का 3। अब ऑप्शन ढूंढो, इसमें क्या मिल रहा है ऐसा? ए का 4 बी का 3। ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है ए का 4, ऑप्शन नंबर बी में ए का 4 है, ठीक, बी का 3 है, हाँ बी का भी 3 है। अब चलिए, इसका मतलब मुझे ऑप्शन जो बी है वो मिल रहा है सही। फिर भी मैं आगे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फिर कहा जा रहा है एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में आपको पता है कि एक को हानि होती है, दूसरा अनइफेक्टेड रहता है, मतलब वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनइफेक्टेड। अर्थात सी का जो विकल्प 2 दिख रहा है, सी का कौन सा विकल्प दिख रहा है दोस्तों? 2। तो सी का आप 2 मिला लो। अब सी का 2 भी यहाँ पर देखो मिल गया ऑप्शन नंबर 2 में। जो बचा डी पैरासिटिज्म। आपको पता है पैरासिटिज्म में क्या होता है कि वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ हार्मफुल, अर्थात एक्सपेंस ऑफ अदर। इसका मतलब ऑप्शन जो डी है वो आपको 1 से मैच कर जाएगा। किससे मैच कर जाएगा? ऑप्शन डी 1 से मैच कर जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से आपने ऑप्शन नंबर 2 सही कर लिया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 ये ध्यान रहे। चलिए, यहाँ पर आपको लग रहा है कि मैंने ऑप्शन नंबर 1 पे लगाया, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप ऑप्शन नंबर 2 पे टिक लगा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
छठा क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिकम्पोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दे रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट इस रिस्पेक्ट टू डिकम्पोजिशन, अर्थात कौन किसको डिकम्पोज करता है उसके हिसाब से इसमें दिया हुआ है। तो ध्यान समझिए, स्टेटमेंट दे रहा है, इसमें चूज करना है, आपको सीक्वेंस दिया हुआ है कुछ। तो डिकम्पोजिशन इज़ एन एनऑर्बिक प्रोसेस। डिकम्पोजिशन जो होता है वो एक एनऑर्बिक प्रोसेस होता है। अब आपको समझना है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो जो डिकम्पोजिशन होता है वो एनएरोबिक प्रोसेस नहीं होता है। तो इसका मतलब कि जो ऑप्शन ए है वो सही नहीं है, क्योंकि मुझे करेक्ट ढूंढना है। फिर आगे आइए, ऑप्शन बी कह रहा है डिकम्पोजिशन रेट ऑफ डेट्रियस डिपेंड अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ इट। तो बिल्कुल सही है, किसकी, क्योंकि बिना केमिकल नेचर के जो डिकम्पोजिशन रेट है वो नहीं हो पाता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। तो ऑप्शन जो सी है वो भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है ह्यूमिफिकेशन फॉलोज मिनरलाइजेशन। बिल्कुल सही है, अर्थात जो मिनरलाइजेशन होता है उस और ह्यूमिफिकेशन इसके बाद होता है। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है और ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है, अर्थात बी और डी आपको किस विकल्प में मिल रहा है, बी और डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन एक जो है इसमें बी और डी आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन। समझेंगे आप लोग, यहाँ जो कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में इसकी व्याख्या की गई है, ये क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो ज़रा जल्दी हम लोग समझ लेते हैं। स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट जो होता है वास्तव में ये क्या होता है। तो स्टैंडिंग स्टेट का मतलब ये होता है कि जो अमाउंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एट गिवन टाइम, अर्थात अमाउंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात होती है, उसको हम लोग स्टैंडिंग स्टेट के नाम से जानते हैं। ए का 4 कर लीजिए, तो हम मिला लेंगे ए का 4। अब ए का 4 किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन 3 में दिया है, बी में ए का 4 नहीं दिया है, 4 में भी ए का 4 नहीं दिया है। अब दो विकल्प आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 कैंसिल कर लीजिए, ये हो नहीं सकते हैं दोनों। अब क्या बच गया हमारे सामने, ऑप्शन ए बच गया, 1 और 3 बच गया। अब चलिए अगला दूसरा विकल्प हम देखते हैं, ठीक है। बी कह रहा है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती क्या है। आप पढ़े होंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स, अर्थात जो कंज्यूमर्स के द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर की दर होती है, ये रिलेटेड है किससे, आपको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, अर्थात बी का 2 हो जाएगा। अब ऑप्शन ए का 4 हो गया और बी का 2 हो गया। अब इन दोनों विकल्प में से ढूंढिए, ए का 4 बी का 2। तो बी का 2 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मिल गया आसानी से, आप ऑप्शन नंबर 3 लगा लीजिए, सही हो गया। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर टू द टेक्स्ट नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, ठीक है। इसको पढ़ करके आपको आगे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती है, तो आप बहुत ईजिली समझते होंगे। क्लेमाइडियोसिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। फाइलेरियासिस बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये मच्छर के द्वारा होता है, आपको पता है। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने के द्वारा होता है, और इसके जो पैथोजेंस होते हैं वो बुचरेरिया बैंक्रॉप्टी होता है। तो सिंपल सी बात है, ये मच्छर से फैल रहा है, ये सेक्सुअली नहीं फैल रहा है। तो बाकी जो यहाँ पर दिया हुआ है जेनाइटल हर्पिस एंड ट्राइकोमोनासिस, ये सब क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। अगर हम फाइलेरिया को छोड़ दें तो बाकी सभी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एमटीपी में क्या इनकरेक्ट है, गलत क्या है इसमें, इसको ढूंढना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। करेक्ट, दे आर कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर।
अर्थात इसमें यह कहा जा रहा है कि यह प्रथम तिमाही में क्या माना जाता है, सेफ माना जाता है। तो क्या यह विकल्प सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। आपको इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है। तो ये माना जाता है कि फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है इसमें अगर आप MTP करते हैं तो सेफ माना जाता है। इट इज़ लीगलाइज्ड इन इंडिया फ्रॉम 1971। बिल्कुल सही, यह भारत में 1971 में इसे वैध माना गया था। इसके बाद MTP कैन बी परफॉर्म्ड इवन आफ्टर 24 वीक्स बट विद द ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऑन स्पेसिफिक, ठीक है ना, ग्राउंड्स। अर्थात कहा जा रहा है कि अगर 2 रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर हैं उनकी राय पे अगर आप चाहो तो इसे 24 वीक के बाद भी किया जा सकता है MTP। तो ये भी सही है। आपको ढूंढना है गलत क्या है, तो 3 तो आपको सही मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन 4 है वो गलत होगा। अबाउट 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज अंडरगोज MTP इन ईयर्स ग्लोबली। अर्थात पूरे विश्व में कहा जा रहा है कि लगभग 20% जो होता है वो MTP किया जाता है हर साल। ये क्या सही है? 1 वर्ष में दे रहा है इन ईयर? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। ये जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है, क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं कि 1971 में पास किया गया था, 12 सप्ताह के अंदर सेफ माना जाता है। लेकिन ये भी बात है कि 4 से 5 करोड़ प्रति वर्ष MTP होती है। तो यहाँ तो 20% दे दिया, बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि टोटल जो पॉपुलेशन है उसकी रेशियो में 20% बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जबकि 4 से 5 करोड़ प्रति वर्ष किया जाता है MTP। तो क्वेश्चन में जो विकल्प 4 है बच्चों, ये क्या है, बिल्कुल गलत है और मुझे इनकरेक्ट ही ढूंढना है। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलो ओके, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान समझिएगा आप लोग। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कहा जा रहा है कि वेरियस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसके बाद इधर बगल में लिस्ट 2 में प्रोसेस इन्वॉल्व, किसमें कौन सा प्रोसेस चलता है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। जो जिप्ट होता है, ZIFT, इसका मतलब ये होता है कि जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, या फिर इसको हम कह सकते हैं इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। बात एक ही है। तो जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र का मतलब ये हुआ कि जो जायगोट है वो हम क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। ये IVF की एक टेक्नोलॉजी है। जिप्ट में हम क्या करते हैं कि जो जायगोट है उसको हम क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन ध्यान रहे किस स्टेज पे, तो जायगोट या 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज पे। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है? ट्रांसफरिंग द एम्ब्रियो विथ मोर देन, या ट्रांसफरिंग द फर्टिलाइज्ड एग अप टू 8 ब्लास्टोमियर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। अर्थात ए का यहाँ पर 3 दिख रहा है, क्योंकि 8 ब्लास्टोमियर तक जायगोट को या फर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसफ़र किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। तो जिप्ट का जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जिप्ट का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अर्थात ए जो है, ए का सही क्या हो जाएगा, 3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट विकल्प। बी कह रहा है ICSI का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अर्थात शुक्राणु को अंडाणु के अंदर प्रवेश कराते हैं। तो इसमें इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसका मतलब शुक्राणु को अंडाणु के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कराते हैं, इसका मतलब एग में। तो इसमें ऑप्शन आपको ढूंढना है कि कहीं ऐसा दिया हुआ विकल्प। चलिए, तो दिया हुआ है कि ट्रांसफ़र ऑफ सीमेन फ्रॉम ए हेल्दी डोनर इनटू द यूट्रस आर्टिफिशियली। इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट, और भी कोई विकल्प है, एम्ब्रियो इस सीमेन। तो बी का जो विकल्प है वो क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, ए का 3, बी का फॉर्मेशन ऑफ प्रिम्बेमेट्रो इंजेक्टिंग स्पर्म डायरेक्टली इन ओवम। ठीक, स्पर्म को किस में करना है, ओवम में इंजेक्ट कराना है डायरेक्टली। तो इसका मतलब बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, नो डाउट्स। ए का क्या था, 3, और बी का 1। बी का 1 कर लो दोस्तों, बी का 1, ताकि ये भूले ना। आप ऐसे करोगे एनालिसिस तो सही समझ में आएगा। बी का 1 हो गया। और ए का क्या था, एक का भी मैं जस्ट आपको बताया, ए का 3, क्योंकि जिप्ट है। तो यहाँ देखते हैं, तीसरा करा IUI का मतलब होता है इंट्रा यूटरिन
इंसेमिनेशन। अच्छा, ये प्रोसेस कब की जाती है? जो पुरुष शुक्राणु को योनि में नहीं पहुंचा पाते हैं, ठीक है ना, इसके लिए ये प्रोसेस की जाती है इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन। तो इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन जो 4 दिख रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ सीमेन फ्रॉम ए हेल्दी डोनर इनटू द यूट्रस आर्टिफिशियली, इसका मतलब कि जो सी है इसका 4 होना चाहिए, सी का 4 होना चाहिए। तो सी का 4 लगा लीजिए आप लोग, तो आपको पता चल गया कि नहीं, ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 4 है। अब जो बच गया आईयूटी बच गया। इसका मतलब कि आईयूटी का मतलब हो गया कि इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र, और ये आपको पता होना चाहिए कि 8 ब्लास्टोमियर से अधिक होने पर ये प्रोसेस की जाती है। तो आप दोस्तों मिला लो, कैसे मिलाओगे? ए का 3, बी का 1, फिर सी का 4 और डी का 1। इसका मतलब इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही कर लीजिए आप लोग। चलो आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो 12 है थोड़ा शॉर्ट में बताने का मैं प्रयास करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंसेप्शन इज़ नॉट मींट फॉर द फीमेल्स। अच्छा, इसमें से कौन सा है जो फीमेल यूज़ नहीं कर सकती हैं? तो आईओडी फीमेल के लिए है, लैक्टेशनल ये भी फीमेल के लिए है, वैसेक्टॉमी पुरुषों के लिए होता है, और कॉन्डम दोनों इस्तेमाल करते हैं, मेल फीमेल दोनों। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें कोई डाउट्स ही नहीं है कि वैसेक्टॉमी जो होता है वो पुरुषों में होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है सहेली एनोरल कॉन्सेप्टिव पिल्स, अर्थात मुंह से ले जाने वाली गोली है, और ये वीक में एक बार दी जाती है। वाज डेवलप्ड बाय, ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो CDRI के द्वारा डेवलप किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आप जो है वो ऑप्शन नंबर 3 को सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही कर लीजिए, बिल्कुल सही, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई CDI क्या है? तो मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में पड़ता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पे है? लखनऊ में है, ये भी आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 हम देखते हैं फटाफट, समय का अभाव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी? कह रहा है कि जो ये एक स्टेबल कम्युनिटी का क्या लक्षण नहीं है? तो इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू ए इन्वेजन बाई एलियन स्पीसीज। कह रहा है कि भाई जो बाहरी प्रजातियां हैं उनके आक्रमण से इसे रेजिस्टेंट होनी चाहिए। क्या यह एक स्टेबल पॉपुलेशन की विशेषता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप इसे ध्यान में रखिए कि इसमें पूछा है कि भाई कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, एक स्थिर पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए। ऑप्शन जो बी कह रहा है वो कह रहा है कि इट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन, सही है। स्टेबल अगर आपको करना है बायोलॉजिकल कम्युनिटी तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद ऑल द स्पीसीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन ए स्टेबल कम्युनिटी एंड अब्सेंस ऑफ एनी वन लीड्स टू इट्स अनस्टेबिलिटी। मतलब जितनी प्रजातियां हैं सबका समान इम्पोर्टेंस है। अगर इसमें से कोई एक जो प्रजाति है अगर वो एनी वन ऑफ दिस मतलब अब्सेंस हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि बच्चों बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जो की स्टोन स्पीसीज होती हैं, उनके कारण से डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिनसे जो स्टेबिलिटी होती है बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है वो अनस्टेबल नहीं होती है। तो इसमें 13 का 3 आप कर लीजिए, नो डाउट्स 13 का 3 सही कर लीजिए। चलिए फटाफट 13 का हम 3 कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इर्रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, द रिवेट जो रिवेट है सिग्निफाइज, ये किसको करता है? तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रिवेट आप हाइपोथेसिस पढ़े होंगे, तो उसकी जो परिकल्पना थी वो स्पीसीज से संबंधित थी। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 14 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द साइंटिस्ट हु प्रूव्ड दैट स्पीसीज रिचनेस डायरेक्टली, ठीक ना, कोरिलेट्स
विद द स्टेबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी वाज। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि किस वैज्ञानिक ने साबित किया कि समृद्धि को सीधे समुदाय की स्थिरता से संबंधित है। तो इसको देने वाले थे डेविड टिलमैन दिए थे, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही कर लीजिए, डेविड टिलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमॉन्ग द वर्टिब्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्पीसीज रिच ग्रुप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको उलझाने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि आप साफ साफ दिया हुआ है कि मोस्ट रिच ग्रुप वर्टिब्रेट की बात कर रहा है। तो सबको पता है कि रिच स्पीसीज जो होता है वो तो इंसेक्ट होता है, लेकिन इंसेक्ट जो है वह इनवर्टिब्रेट है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। रेप्टाइल, फिशेस, मैमल्स, तो इसमें आप फिशेस जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं, तो देखिए जरा फटाफट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। द फॉलोइंग आर द वेरियस हाइपोथेसिस proposed in explaining the greatest biological diversity in tropics except, यहाँ पर दे रहा है कि जो हाइपोथेसिस प्रपोज्ड इन इसको एक्सप्लेन करने के लिए द ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक एक्सेप्ट, मतलब जो ट्रॉपिक्स एरिया है उसके बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। टेम्परेट रीजन और स्टेबल, टेम्परेट रीजन और स्टेबल टेम्परेट रीजन आर subjected to glaciation but tropical latitude have remained relatively undisturbed। इसका मतलब ये हुआ कि कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता की व्याख्या करने में प्रस्तावित विभिन्न परिकल्पनाएं सही है, सिवाय किसको छोड़ करके अधिकतम जैव विविधता की बात की जा रही है। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक कहाँ होती है, आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया है, अर्थात जो ट्रॉपिकल एरिया होती है, इन्वायरमेंट वहाँ का होता है, अर्थात इक्वेटर के पास वहाँ पर वार्म रहता है और लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहता है टेम्परेचर हमेशा। तो वो जो एरिया है वो बहुत काफ़ी अच्छा माना जाता है बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो इन 4 विकल्प में से कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर आप 2 देखिए, वो कह रहा है कि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है मोर ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर विच हेल्प द डाइवर्सिटी टू फ्लरिश। तो इसमें आपको किसके सिवाय, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाले में कह रहा है कि इसके मतलब ऑप्शन इसमें 20 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है मोर ह्यूमिडिटी। ऐसा नहीं है कि वहाँ अधिक ह्यूमिडिटी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड का हमेशा वार्म रहता है। हालांकि ह्यूमिडिटी होती है जब ज़्यादा रेनफॉल हो जाए तब। तो सिवाय इसके, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसको सही कर लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, सेल प्रेजेंट इन द मेच्योर पोलन ग्रेन्स। तो मेच्योर पोलन ग्रेन्स में क्या क्या होता है, तो आपको पता है सेंट्रल सेल, जनरेटिव सेल, जी नहीं, सेंट्रल सेल होती है एम्ब्रियोसाइक में, एंटीपोडल्स एम्ब्रियोसाइक में होते हैं। चौथा विकल्प दिया फिलीफॉर्म सेल्स, ये भी उसी का एम्ब्रियोसाइक का ही कैरेक्टर्स है। तो वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स ये होता है जो मेच्योर पोलन ग्रेन्स होता है उसमें पाई जाती हैं वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर 3 को सही कर लीजिए, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल पोलन ग्रेन्स में। इसके बाद यहाँ पर दे रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा हुआ है, हालांकि ये जो बीच बीच में ऐसे सिंबल जो लगा हुआ है वो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत करता होगा प्रश्न को, लेकिन आइए देखते हैं। फिलीफॉर्म एपैरेटस ये क्या है, टेप्टम। अच्छा, टेप्टम के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या करता है कि पोलन ग्रेन्स को पोषण देता है। अर्थात पहली बात कि बी का आप फर्स्ट कर लो, नो डाउट्स बी का फर्स्ट हो गया। तो बी का फर्स्ट हो गया तो क्या कोई विकल्प देखो बी का फर्स्ट वाला है क्या इसमें, बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट पहले में है और तीसरे में है, ठीक। अभी हम दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरा विकल्प हमारा क्या कर रहा है, एक्साइन। ये भी आप पढ़े, एक्साइन क्या होता है,
एग्जाइन जो होता है वो मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, अर्थात आप पोलन ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो उसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि एग्जाइन होता है, और ये स्पोरोपोलिन का बना होता है एग्जाइन, जबकि इंटाइन जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो फिलहाल आप यहाँ पर जो दे रहा है कि जो एग्जाइन है वो स्पोरोपोलिन की बनती है और ये एंजाइम एसिड रेजिस्टेंट होती है। तो एग्जाइन का हो गया आपका, अर्थात सी का क्या हो गया 1 और बी का हो गया 4। अब देखिए बी का 4 सी का 1, किसी ऑप्शन में बी का 4 सी का 1, बी का 4 सी का 1, बी का 4 तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी का 4 तो ऑप्शन नंबर 2 में ही दिख रहा है। हाँ दोस्तों ध्यान से आप लोग भी देखो, बी का जो है विकल्प किस में दिख रहा है, बी का 4, क्योंकि टेप्टम नरिश करता है। तो बी का 4 तो इस लिस्ट के हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर 2 में ही दिख रहा है बी का 4, बाकी बी का 4 तो किसी में नहीं है। पहले वाले में बी का 1 दिया हुआ है, तीसरे वाले में बी का 1 दिया हुआ है, चौथे वाले में बी का 3 दिया हुआ है। तो जब बी का 4 आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल गया, आप सबको पता है कि टेप्टम नरिशमेंट देता है, पोषण देता है, और एग्जाइन स्पोरोपोलिन का मतलब सी का 1, और सी का 1 भी पहले वाले में दे रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में सी का 1 दे रखा है। अच्छा फ्यूनिकिल की मैं बात करूँ तो ये प्लेसेंटा, देखो यहाँ दिया अटैचमेंट ऑफ ओब्यूल टू द प्लेसेंटा, जो ओब्यूल होता है प्लेसेंटा से अटैच जो होता है वो फ्यूनिकिल करता है। ओब्यूल और प्लेसेंटा को टच करने वाला जो होता है पोर्शन वो फ्यूनिकिल कहलाता है। और फिलीफॉर्म की बात करें तो वो सब कुछ क्लियर हो गया। फिलीफॉर्म क्या है तो आप देख सकते हैं सिनर्जिट्स दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आसानी से समझ में आ गया होगा आपको कि ये विकल्प जो कह रहा है वो क्या कह रहा है। तो गाइड्स पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिट्स, तो आप आराम से जो है वो फिलीफॉर्म एपेटस है वो सिनर्जी से संबंधित है। इसके हिसाब से आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर विकल्प जो है वो 2 सही कर लेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर 2 की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ओके डन। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो ये बहुत ही आसान है, ट्रिपल फ्यूजन से होता है, इसे आप टिक लगा लीजिएगा, ट्रिपल फ्यूजन नो डाउट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम, मानव में जो मेमोरी ग्लैंड है वो डिवाइडेड इनटू कितने लोब्स होते हैं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 15 से 20 लोब्स होते हैं, ये आप पढ़े हैं तो ऑप्शन नंबर 4 सही कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, सेक्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाई, तो जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन होता है वाई एक्स वाई दोनों गुणसूत्रों से है, और किसके जो मेल्स होते हैं अर्थात जो शुक्राणु होते हैं उसके एक्स या वाई गुणसूत्र द्वारा डिसाइड होते हैं। तो एक्स वाई दोनों हैं, तो इसमें आप विकल्प ढूंढेंगे एक्स वाई कहाँ पे है, एक्स या वाई क्रोमोसोम इन ऑफ स्पर्म, इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समझ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 22 के बाद अगला क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी मैं आपको इसका एनालिसिस करा देता हूँ। 23 देखिए, 23 करा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ oogenesis इन ऑर्डर टू देयर, तो यहाँ पर क्या करा है कि इनको एक ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। अकरेंस मतलब ये कैसे बने हैं, सबसे पहले क्या होती है ओगोनिया होती है, सबको पता है। ओगोनिया से आप पता होना चाहिए प्राइमरी oocyte बनता है, इसके बाद फिर सेकेंडरी oocyte बनता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए जो सेकेंडरी oocyte होता है ये जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और सेकेंडरी oocyte से जब स्पर्म जाता है तो वहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte होता है इससे ओवम का निर्माण होता है। तो ओगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और फिर जा कर के ओवम, अर्थात इसमें आप कैसे अरेंज करेंगे बी सी डी ए, बी सी डी ए अर्थात ऑप्शन नंबर 2, ठीक है दोस्तों, बी सी डी ए ऑप्शन नंबर 2। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2 कर लेंगे खटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स वॉज नॉट स्टडी बाय द मेंडल्स, तो मेंडल के द्वारा जो 7 कैरेक्टर्स लिए गए थे उसमें कौन सा था कौन सा नहीं था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, पिंक एंड वाइट फ्लावर्स ये कैरेक्टर्स मेंडल द्वारा नहीं लिया गया था, इसलिए ऑप्शन 1 ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे के बाकी विकल्प हैं वो सब कुछ मेंडल के द्वारा लिए गए थे। इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड पोर्ट्स थे,
एक्सेल एंड टर्मिनल फ्लावर्स थे, ग्रीन एंड येलो पोर्स थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नो डाउट्स। 25 की बात करते हैं, फेल्योर ऑफ क्रोमेटिड्स टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन रिजल्ट इन, कहा जा रहा है 25 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें इसका साफ साफ जो है पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, एनुप्लॉइडी, तो इसमें यही होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही कर लीजिए, एनुप्लॉइडी। फिर आगे हम देखते हैं कि सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि अगर दोनों यस है तो वो क्या होता है, डिजीज्ड होता है। अगर एक यस है और एक ए है तो वो क्या हो जाता है, कैरियर हो जाता है। तो सी तो सही है, डिजीज्ड दिया हुआ है, और डी में दे रहा है कि कैरियर है, तो सी डी सही हो जाना चाहिए। तो सी डी कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 में मिलेगा। हाँ दोस्तों, सी डी कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 में। तो यहाँ तो बहुत आसान है भैया, आराम से कर लो सी डी, ठीक है। आगे आ जाओ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट करना है साइंटिस्ट और डिस्कवरी। तो कौन सा साइंटिस्ट क्या डिस्कवरी किया हुआ इसके बारे में हमको आप देखेंगे। तो क्या था, सटन और बावरी, इनका क्या योगदान था कि इन्होंने जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। तो सटन बावरी का 1 का 2 कर लीजिए। अब ऑप्शन देखिए, 1 का 2 किस में दिया हुआ है, 1 का 2 ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम दूसरा विकल्प देखते हैं। फिर हम बी का देखते हैं, बी का क्या दिया हुआ है कि स्टटवेंट जो है इन्होंने क्या दिया था। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर 2 है। अच्छा, आप एक इजी तरीका है कि जो आप पढ़े पहले इसको देखो। आपको पता है कि सटन बावेरी ने दिया था क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, और आपको ये भी पता है कि ग्रिफिथ ने क्या दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है ना। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफार्मिंग एक्सपेरिमेंट। तो डी का 3 है और ए का 2 है, ए का 2, डी का 3। अब इससे ढूंढ लो, ए का, आप देखो ए का 2 और डी का 3। तो ए का 2, डी का 3 किस वाले विकल्प में है, ए का 2, डी का 3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 है। देखो ए का 2 और डी का 3, तो किस में दे रहा है विकल्प। अच्छा, पहला विकल्प दूसरा विकल्प दोनों मैच कर गया सेम, ए का 2 और डी का 3। अब अगला विकल्प देखो, आपने सटन देख लिया, आपने ये देख लिया, ग्रिफिथ देख लिया। चल हैंकिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। हैंकिंग का जो योगदान है, उन्होंने क्या किया था कि एक्स बॉडी से इनका रिलेटेड योगदान रहा था, एक्स बॉडी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या कर लेंगे, जो सी है वो 1 कर लेंगे। अब सी का 1 किस में दिया हुआ है, तो सी का 1 तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑप्शन 1 आप सही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ओके, डन। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन 28। बच्चे 28 क्वेश्चन जो है वो गलत दिया हुआ है। 28 में देखो साफ साफ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। तो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स आर नाइट्रोजीनियस बेस, ये तो सही है। दूसरा दिला न्यूक्लियोटाइड्स आर नॉन एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल, तो ये तो गलत हो गया। तो मुझे एक ऑप्शन बी मिल गया इनकरेक्ट। लेकिन ऑप्शन बी के अतिरिक्त और देखते हैं हम लोग कि फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ द 5 कार्बन नंबर एट द न्यूक्लियोटाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर बॉन्ड लिंकेज, तो ये भी सही है। डी करा इन RNA एवरी न्यूक्लियोटाइड्स रेजिड्यू हैज़ एन एडिशनल OH ग्रुप, ये भी सही है, एट नंबर 2 पे पोजीशन पे है। और थायमिन इज़ एन एग्जांपल ऑफ पिरिमिडिन, बिल्कुल सही है। एडेनिन, गुआनिन, प्यूरिन्स होते हैं और थायमिन, साइटोसिन, पिरिमिडिन होते हैं। अर्थात इसमें केवल और केवल जो इनकरेक्ट है वो बी है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर नॉन एंजाइमेटिक, गलत दिया हुआ है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो एंजाइमेटिक होते हैं। इस हिसाब से क्या हो गया कि केवल और केवल बी इनकरेक्ट है। लेकिन अब आप ऑप्शन में जोड़ो, क्या बी दिया किसी में, नहीं दिया हुआ है, किसी भी ऑप्शन में केवल बी नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 दोनों में बी है, लेकिन साथ साथ डी और ई है, तो ये क्वेश्चन गलत है। आप इसमें तीसरा या चौथा कुछ भी लगाओ, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत है, तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप 4 लगा दो, 3 लगा दो, कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है among the
sorry, arrange the given step of DNA fingerprinting in the sequence from initial to end, मतलब शुरू से लेकर अंत तक की जो प्रोसेस होती है, इसमें हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं डीएनए में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डीएनए का हम क्या करते हैं, विदलन करते हैं, आइसोलेशन करते हैं डीएनए का। जैसे आइसोलेशन करते हैं, आइसोलेशन करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ठीक है ना, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो बी ए के बाद हम क्या करते हैं, तीसरा विकल्प जो होता है वो ये हो जाएगा कि हम इसको क्या करते हैं कि ट्रांसफरिंग अर्थात ब्लॉटिंग करते हैं ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू ए सिंथेटिक मेम्ब्रेन, अर्थात नाइलॉन शीथ या नाइट्रोसेलुलोज जो भी होता है उस पर हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं उसको हाइब्रिडाइजेशन का, अर्थात VNTR जो प्रोब्स होते हैं इसके साथ। तो इसके सबसे BADC होना चाहिए, BADC इसका मतलब ऑप्शन नंबर BADC कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। तो अब इसे ऑप्शन नंबर 3 से कर लेंगे, ओके ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं बराबर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हम देखते हैं, करा न्यूक्लियोसोम इज एसोसिएटेड विथ, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन्स होता है, नो डाउट्स, S2A S2B S3H4 और सब 2 होते हैं, कुल मिला के 8 हो जाता है। तो ये बहुत आसान है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक, बहुत ही आसान था ये तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन स्पीसीज प्रोजेक्ट विच आर करेक्ट, क्या सही है इसमें दिया गया है, विच आर करेक्ट दे रहा है। तो ठीक है बच्चों, द ह्यूमन जीनोम कंटेंस 3164.7 मिलियन बेस पेयर, बिल्कुल सही है। द एवरेज जीन कंटेंस कंसिस्ट ऑफ 300 बेसेस, ये भी सही है। 3000 बेसेस, ये भी सही है। टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एज 30,000, ये भी सही है। तो इसमें जो है वो लगभग जो विकल्प आपके सामने रखे गए हैं वो सब सही लग रहा है अभी तक। फिर देर द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50% से अधिक खोजे गए जीनों का कार्य अज्ञात है, ये भी सही है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, लेस देन 2 मतलब 1.4% जो है मात्र इतने ही जो होते हैं जीन वो क्या करते हैं, वो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, तो ये भी सही है। इसका मतलब ABCDE सभी सही है। जब सभी सही हैं तो इसमें ऑप्शन ABCDE ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, अगला कह रहा है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर ए रिजल्ट ऑफ, तो जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होता है ये किसका रिजल्ट होता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, इसमें आप सही कर लेंगे ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनवर्स इक्विलिब्रियम, इस तो आपको पता है जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रभावित करता है, जीन माइग्रेशन प्रभावित करता है, नेचुरल सिलेक्शन प्रभावित करता है, जीन पूल नहीं करता है। तो 33 का 3 कर लीजिए, नो डाउट्स 33 का 3 कर लीजिए, जीन पूल। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स वॉज मोर लाइक एन एप, तो इसमें तो ड्रायोपिथेकस है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट मिलता जुलता था, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही कर लीजिएगा आप लोग। फटाफट हम देखते हैं, बस जल्दी समाप्त करेंगे हम लोग, 2-3 पेज और बचा हुआ है। आइए फिर दे रहा है कि मैच करने के लिए, तो इसमें आपको मतलब दिया गया है कि प्लेसेंटल मैमल्स हैं और उसमें काउंटर पार्ट मार्supials है, कौन सा है, तो इसमें आपको मैच कर लेना है। चलिए मैच करवा देते हैं फटाफट। तो इसमें क्या कर रहा है कि जो एंटीएटर्स होते हैं इनकी जो मार्supials होती है वो क्या होती है, तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो नम्बैट है वो एंटीएटर से मिलता जुलता है, मतलब उसका मार्supials है। तो ए का हम कर लेंगे 2, ए का 2 किसी विकल्प में दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक। इसके बाद मैं बात करूं, दूसरा दिया हुआ है बॉबकैट जो है इसका क्या होगा, तो इसका आप ध्यान से देखेंगे जो है बॉबकैट जो होता है वो एक तरह से
तस्मानियाई जो बाघ बिल्ली होती है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, इसका मतलब जो है बॉब कैट को। तो बी का 4 देखो किस वाले विकल्प में है, तो बी का 4 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, तो बस मिल गया मुझे तो विकल्प, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं 36, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो गलत है उसको पहचानना है। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर्स इनवर्स केस ऑफ टाइफाइड इन्फेक्शन, बिल्कुल सही है। टाइफाइड का अगर जो है इन्फेक्शन है, इसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, तो ये सही है। हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। कॉमन कोल्ड इज कास्ड बाय द राइनो वायरस, बिल्कुल सही है। तीसरा दे रहा है लिप्स एंड फिंगर नेल्स जो होते हैं में टर्न ग्रे टू ब्लूइश अकर्स इन ए सेवरी केस ऑफ निमोनिया के इस केस में जो लिप्स होते हैं या फिर फिंगर जो नेल्स होते हैं वो नीले हो जाते हैं, सॉरी ग्रे टू ब्लूइश हो जाते हैं, वही नीले हो जाते हैं, तो ये भी सही है। निमोनिया इज कास्ड बाय साल्मोनेला, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। निमोनिया जो होता है वो साल्मोनेला टाइफिस नहीं होता है, बल्कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिस होता है, तो डी गलत है। फिर टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड विद द विडाल टेस्ट, सही है, तो सब सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तीसरा कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं 37 में मैच करने के लिए दे रहा है साइटोकाइनिन बैरियर, फिजिकल बैरियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, फिजिकल बैरियर में क्या होता है, स्किन, म्यूकस, मेम्ब्रेन इत्यादि होता है। तो फिजिकल बैरियर को मैं बात करूं तो इसमें म्यूकस दिया हुआ है, म्यूकस, तो बी का 1 कर लीजिएगा, बी का 1 हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ, अच्छा चलो मैं साइटोकाइन से ही बात करता हूँ। साइटोकाइन बैरियर किसको हम बोलते हैं, इसमें इंटरफेरॉन होता है, ट्रांसफेरिन होता है। तो साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरफेरॉन्स दिया हुआ है, तो ए का 4 और बी का 1, ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, तो ए का 4 बी का 1 ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्योंकि सेलुलर जो बैरियर होता है इसमें नेचुरल किलर सेल होती है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ईटीसी होता है, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है वो आसानी से मिल जा रहा है। टीयर्स की मैं बात करूँ अगर, तो टीयर्स फ्रॉम आइस ये किस कैटेगरी में आता है, तो ये सब आते हैं फिजियोलॉजिकल वाले में, क्योंकि सिक्रीशन न्यूक्रिशन में सब आ जाते हैं, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आप टीयर्स लगा लीजिए, तो आप मैच कर लीजिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आप सही कर लेंगे। फिर अब देखते हैं हम नेक्स्ट, बस 1-2 पेज और बचा हुआ है, 10 क्वेश्चन लगभग और हैं। स्मैक इस केमिकली, जो स्मैक होते हैं वो क्या होते हैं, तो जो स्मैक होते हैं उनका जो केमिकल नेचर है वो क्या कहलाते हैं, तो स्मैक इस केमिकली जो होते हैं वो डाइएस्टिल मॉर्फिन होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही कर लेंगे आप लोग, डाइएस्टिल मॉर्फिन कर लेंगे। इसके बाद एंटीबॉडीज़ आर सिक्रेटेड बाई, एंटीबॉडीज़ तो बी सेल से होती है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही कर लेंगे इसमें आप। इसके बाद फिर कह रहा है कि इन सीवेज ट्रीटमेंट फ्लॉक्स क्या होता है। फ्लॉक्स आपको पता है कि जो फंगल जो फिलामेंट होता है और बैक्टीरिया दोनों को मिला के बनता है, तो इसमें आप विकल्प ढूंढ लीजिए, जो फंगल बैक्टीरिया दोनों कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 पे है, तो 40 से 3 सही कर लेंगे आप लोग। फिर 41 की मैं बात करूँ तो 41 में दे रहा है स्टेटिन, क्लॉस बूस्टर, स्विस चीज़ और साइक्लोस्पोरिन ए, तो आपको पता है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आप जानते हैं तो ठीक है। साइक्लोस्पोरिन का हम इस्तेमाल करते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट में, और ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से तैयार किया जाता है, तो साइक्लोस्पोरिन ये विकल्प जो डी दिया हुआ, अच्छा मैं ऊपर से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। स्टेटिन क्या होता है पहले समझ लो, स्टेटिन क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, रिड्यूस करता है, और ये तैयार किया जाता है मोनास्कस परप्यूरियस, तो स्टेटिन मोनास्कस, इसका मतलब कि ए का 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो क्लॉट बूस्टर की मैं बात करूं, क्लॉट बूस्टर ये जो होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये तैयार किससे किया जाता है, किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, तो स्ट्रेप्टोकोकस कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर 1 पे मिल गया, तो आपको पता चल गया कि स्टेटिस मोनास्कस हो गया, ए का 3, बी का 1। फिर इसके बाद स्विस चीज़ है, तो आपको पता है स्विस चीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये तैयार की जाती है प्रोपियोनियो बैक्टीरियम सरमनाई से,
तो पोप्रियोनियम आपको ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। इसके बाद बच गया साइक्लोस्पोरिन, ये इम्यूनो सप्रेसेंट होता है और इसको ट्राइकोडर्मा से प्राप्त करते हैं। तो बस इजी है, आप आराम से मिला लीजिए इसको, ठीक है। इस तरह से जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द बीटल्स यूज्ड एज द बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द एफिड्स एंड मॉस्किटो इज़, किस बीटल के यूज करते हैं हम लोग कंट्रोल एजेंट के रूप में एफिड्स और मॉस्किटो के लिए। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हम लेडी बर्ड का यूज करते हैं, लेडी बर्ड ये कर लेंगे आप लोग। फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मेथड इन्वॉल्व्स, इसमें कौन सा मेथड है जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में यूज होता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है आइडेंटिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन और फर्मेंटेशन, ये प्रोसेस डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में नहीं है, जबकि प्योरीफिकेशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो बस ख़त्म होने वाला है, थोड़ा धैर्य रखो, कुछ 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली इज़ नॉट द करेक्टली, अर्थात जो इसमें से कहा जा रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिस्पेक्टिव सेल वॉल डिग्रेडिंग, मतलब कौन सा जीव किसके सेल वॉल को मैच करता है। तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, तो काइटिनेस सही है। इसके बाद मैं बात करूँ प्लांट सेल सेलुलोज की बनी हुई, तो वो भी सही है। जो एल्गी है इसकी भी सेल वॉल जो बनती है सेलुलोज की बनती है, लेकिन यहाँ मिथाइलेज दिया हुआ है, तो ये गलत है। इसका मतलब इसमें यही विकल्प जो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है, क्योंकि बैक्टीरिया वाला लाइसोजाइम सही है। तो 44 का आप 2 कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं 45 की बात कर रहा हूँ। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसफरिंग ऑफ बैक्टीरिया इनटू ए सीक्वेंस फ्रॉम इनिशिएशन टू एंड। तो इसमें एक सीक्वेंस दे रहा है, तो इसका जो सीक्वेंस है वो तैयार करना है। तो आप कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें इसका विकल्प जो है वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप मैच कर लीजिएगा, समय कम है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सीक्वेंस करने का वो हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट विथ डाइवेलेंट कैटायन से करते हैं, तो बी कर लेंगे। इसके बाद बी के बाद आप देखेंगे इनक्यूबेशन ऑफ RDNA विथ बैक्टीरियल सेल वॉल इन आइस, तो BA कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं हीट स्टॉक ट्रीटमेंट देते हैं, तो BAC हो जाएगा। फिर E करते हैं प्लेस्ड देम अगेन इन आइस, और सबसे लास्ट में सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स कंटेनिंग अगार प्लेट। इसका मतलब क्या हुआ कि BACED, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो आपको ध्यान देना है कि फ्रेगमेंट ऑफ DNA कैन बी सेपरेटेड बाय ELISA, DNA के फ्रेगमेंट को ELISA से अलग कर सकते हैं। तो कौन सा कथन गलत है ये ढूंढना है। तो पहला कथन गलत हो गया, क्योंकि हम DNA के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इसको हम ELISA से अलग नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। इसके बाद जो दूसरा दे रहा है कि दे रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच यहाँ पर थोड़ा सा वो साफ नहीं दिख रहा है, मैं 1 मिनट, थ्रू विच a piece of DNA is introduced in host bacterium। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है वो सही है, आपको गलत ढूंढना है। तीसरा C कह रहा है कि रिकमेंडेड DNA टेक्नोलॉजी डज नॉट इन्वॉल्व आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट, तो ये गलत है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट को हम आइसोलेट करते हैं। तो ए गलत है, C गलत है, A और C दोनों गलत है। उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, A और C, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैं 47 की बात करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से सही कौन सा है। मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रोजी इज न्यूट्रिशनली मोस्ट बैलेंस्ड फॉर द ह्यूमन बेबीज दैन नेचुरल ह्यूमन मिल्क। तो आप ध्यान समझिएगा, ह्यूमन मिल्क की यहाँ बात करें। अगर काऊ की मैं बात करूँ जो मिल्क है, अच्छा रोजी क्या एक आर्टिफिशियल काऊ है, तो इसका जो दूध होता है वो नॉर्मल जो गाय है इनसे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैन की मिल्क से ज़्यादा नहीं होता, इसलिए गलत दिया हुआ है। इसमें आपको सही चयन करना है, तो ये गलत है। अब चलिए दूसरा दे रहा है
कि जो बायोपिरेसी रेफर्स टू द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्स विदाउट प्रॉपर अथराइजेशन फ्रॉम द MNC अर्थात मल्टीनेशनल कंपनीज। गलत दिया भाई भी, क्योंकि उनसे कोई अथराइजेशन नहीं लिया जाता है, ठीक है ना, और इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं मिलता है कि कोई किसी के रिसोर्स को चोरी से यूज़ करे। फिर दे रहा तीसरा, GEAC इज़ द डिसिसिव बॉडी फॉर द सेफ्टी एंड वेलिटी ऑफ GMOs एंड GM रिसर्चेज। तो ये भी सही है, सही में। तो आपको जो C है वो सही है, A और B दोनों गलत है, C सही है। D का ट्रांसजेनिक एनिमल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, तो D भी सही लग रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 C और D सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही कर लेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, थोड़ा समय लगेगा, देख लो। 48 क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ़ा, अच्छा इसमें दे रखा हुआ है कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है। तो ए का आप देख सकते हैं अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा टेट्राएम्फीसाइमा। क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा 1 मिनट जूम करने दो उसे। ट्रीट, अच्छा हाँ, इसका जो यूज़ करते हैं हम लोग एंटीट्रिप्सिन का, ये एम्फीसाइमा को ट्रीट करने में यूज़ करते हैं। तो A का 3 कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, A का 3, तो A का 3 कर लेंगे। इसके बाद जो B है क्राई फर्स्ट AC, आपको पता है ये जो जीन, इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम करते हैं बॉलवर्म। कॉटन का जो बॉलवर्म होता है, अगर इसकी बॉडी में जल जाए तो परफोरेशन कर देता है, वो मर जाता है। तो B का ऑप्शन 4 हो जाएगा, B का ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसके बाद अब मैं बात करूं अगर एंटीसेंस RNA का, तो ये हो जाएगा मेलोगाइनी इनकोग्निटिया में से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन आपका इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर दे रहा है एक्सपेंड GEAC, ये क्या है, इसके बारे में दे रहा है। एक्सपेंड GEAC, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने इससे पहले भी बताया था। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, अर्थात ऑप्शन नंबर D। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट फीड ऑन द बीटी प्लांट द इंसेक्ट डाइज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव, अच्छा हाँ बिल्कुल सही। जब कॉटन बॉल वार्म खाता है, बीटी कॉटन की पत्तियों को खाता है, तो क्या करता है, जो बॉल वार्म होता है उसकी आंत में एल्कलाइन मीडियम होता है। जैसे ये जो प्रोटीन होती है इनएक्टिव फॉर्म में होती है, तो एल्कलाइन मीडियम में हो जाने के बाद तुरंत वो सक्रिय हो जाती है। अर्थात यहाँ पर जो विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, एल्कलाइन pH ऑफ द गट, एल्कलाइन pH ऑफ द गट, बिल्कुल ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो ये मैंने कम समय में करने का प्रयास किया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, इन प्रश्नों का जो विश्लेषण है वो समझें। और इस तरह के पैटर्न आते हैं CUT के एग्ज़ाम में बायोलॉजी के क्वेश्चंस, अर्थात टोटल 50 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको 40 प्रश्न अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।